नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इसमें आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया जाएगा। और इसमें क्या है कि हर एक एक तत्व के कम से कम 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो पूरे पीरियोडिक टेबल से पूरी केमिस्ट्री आसान बनाई जाएगी। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री आज का सेशन यही है कि केमिस्ट्री का काम ही है क्या, जैसे हम लोग का काम है साइंस को सरल बनाना। तो साइंस को सरल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो पहले क्या है कि जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के बारे में चालू करने से पहले इसका परिचय थोड़ा हो जाए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लें कि केमिस्ट्री है क्या और हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, केमिस्ट्री जो लिखा हुआ है केम इज ट्राई, क्या लिखा हुआ है, केम इज ट्राई। ट्राई का मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री को आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपको केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री का मतलब ही हुआ केम इज ट्राई, मतलब यह हुआ कि केम इज ट्राई का मतलब यहां पर यह हुआ कि केमिस्ट्री को जितने बार हम ट्राई करेंगे उतने ही आसान होती जाएगी केमिस्ट्री। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री के बारे में, यहां पर इस तरीके से बात है कि केमिस्ट्री को हमको पढ़ना है और केमिस्ट्री से जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे IERT हो, चाहे ITI को हो, कोई भी इस तरीके का चाहे कंपटीशन वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें जितने भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो है कि केमिस्ट्री के पूरे हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के पूरे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे, हर पार्ट अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक वर्ग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे और हर एक तत्व के बारे में कम से कम कहा जाए तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उससे जरूर किया जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं और जो आने की संभावना होते हैं, हम वही चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। फालतू इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, जो कि फालतू कोई मतलब नहीं होता है। जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन उसके पर चर्चा बात होगी, और जो है कि केमिस्ट्री में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात होगी। तो आइए देखते हैं पहले क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री को आप जानते हैं क्या, कि केमिस्ट्री माना जाता है कि पल पल भर में क्या करती है, रूप बदलती है, रंग बदलती है। केमिस्ट्री पल पल भर में क्या है, रंग बदलती है, अपना रूप बदल देती है। तो जरा हम बात करेंगे यहां पर कि आप सुने होंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर सुने होंगे हाइड्रोजन, नाम सुने होंगे। ठीक है, और यहां पर सुने होंगे ऑक्सीजन। तो अगर बात करेंगे कि इस हाइड्रोजन का क्या काम है और ऑक्सीजन का क्या काम है, तो हम कहेंगे कि यहां पर आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जलता है। ये इसको माना जाता है कि भविष्य का ईंधन है, जलता है। हाइड्रोजन का क्या काम है, हाइड्रोजन जलता है। इसको कहा भी जाता है कि हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन माना जाता है। तो आगे बात चर्चा करेंगे, बस यहां पर ध्यान देना है कि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का काम ही है क्या, जलना, जलता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का काम है जलाना या जलाने में सहायक, या जलाने में सहायक हम कहेंगे। हाइड्रोजन का काम क्या है, जलना, और ऑक्सीजन का क्या काम है, जलाने में सहायता करना। तो जब यह दोनों इस तरीके से मिलते हैं, अगर हम बात करेंगे इस तरीके से मिलेंगे, ये दोनों, ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से जब दोनों मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि यह बना लेते हैं क्या, बुझाने का काम करता है। यहां पर जो भी चीजें बनेंगी जो इन दोनों से बनता है क्या, यह जल बनता है, जो हम कहेंगे बुझाने का काम करता है, बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन का काम क्या है, जलता है। हाइड्रोजन स्वयं में अपने आप में क्या है, ईंधन है, तो जलता है। और ऑक्सीजन का क्या काम है, जलाने में सहायता करता है। जलता नहीं है ऑक्सीजन, जलाने में सहायता करता है। उसी तरीके से जो हम कहें इन दोनों के रिएक्शन से बनते हैं, तो यहां पर क्या है, पानी बन गया आपका।
तो पानी बनने के बाद क्या है, पानी का क्या काम होता है, बुझाना। ठीक है, तो यही देख रहे हैं ना कि हाइड्रोजन यहां पर क्या काम कर रहा था, जलाने का काम कर रहा था, केवल बर्न का काम कर रहा था। यहां पर हम कहेंगे यह हेल्प कर रहा है आपको किसी चीजों के साथ जलाने का काम कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का। लेकिन वही दोनों बने, यहां पर बुझाने वाला चीज बना दिया। इसका मतलब है हर जगह पर केमिस्ट्री बदल रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, तो हम कहें जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, मिलते हैं तो बनते हैं जल। लेकिन पहले हाइड्रोजन अपने को कैसे करता है, तैयार करता है। क्या, हाइड्रोजन पहले अपने को तैयार करता है और ऑक्सीजन अपने को पहले तैयार करेगा, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, तब आपका बनाएगा H2। क्या, H2O बनेगा। जो हाइड्रोजन है, जो बनेगा आपका जल बनेगा। जो जल बनेगा, जो किसी चीज को जल रहा है तो उसको बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन कुछ काम अलग है, यहां ऑक्सीजन का काम अलग है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन जो इनसे बना तो वो बुझाने का काम किया। तो केमिस्ट्री क्या है, ट्राई है, जो कि हम कहेंगे बार बार यह क्या हो रही है, बदल रही है, अपना रंग बदल दे रही है। तो इस आधार पर अगर हम कहेंगे तो इस तरीके से आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस तरीके का आग बुझाता है, लेकिन यही काम क्या है, यही आग तो बुझा रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बनाया है जल, ये क्या किया है कि आग को बुझा रहा है। लेकिन किसी को इसी में रख दिया जाए, किसी को इसमें रख दिया जाए तो क्या करेगा, आग लगा देगा। क्या करेगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। तो क्या हुआ कि देखिए यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन जल रहा था, ऑक्सीजन जलाने में सहायता कर रहा था, जल क्या कर रहा था, बुझा रहा था आपको। लेकिन उसी में कोई आ गया, जैसे हम कहें सोडियम, सोडियम पानी के साथ रिएक्शन किया, या पानी में रख दिया गया, या पानी से अटैच हुआ, या कह देंगे कि सोडियम नमी में आकर्षित हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, आग लग गया। तो जब आग लग जाएगा इसके ऊपर, यहां पर आग लग गया, तो हम कहेंगे इसको कैसे बुझाएंगे, तो इसको बुझाएंगे क्या, कैरोसिन। कैरोसिन से क्या करेंगे, कैरोसिन का इसके ऊपर क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे। क्या करेंगे, कैरोसिन का जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे, तो यह आग बुझ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी तो आग बुझाने वाला गुण है, लेकिन यहां पर सोडियम जाएगा इसमें तो यह आग लगा देगा। लेकिन इसको बुझाने कौन आएगा, तो कैरोसिन। कैरोसिन का मतलब है यहां पर क्या, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल अगर हम कहेंगे, कैरोसिन की बात है। तो कैरोसिन आपका क्या हुआ कि मिट्टी का तेल, इसका आग बुझाया। तो हम कहेंगे, बात यहां पर समझेंगे कि यहां तो कैरोसिन तो हम कहेंगे आग लगाता है, लेकिन यहां तो बुझा रहा है। तो केमिस्ट्री यही है, पल पल भर में क्या करती है, रूप बदलती है। तो हम कहीं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा चर्चा हो गया कि केमिस्ट्री क्या है, और इसके बारे में थोड़ा हम समझ लिए कि हाइड्रोजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का क्या काम होता है, लेकिन इनसे जो बनता है उनका क्या काम होता है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका काम देखने में या व्यवहारिक में कुछ अलग होते हैं, लेकिन उन्हीं का केमिस्ट्री के बारे में अगर समझेंगे तो उनका काम क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में अब थोड़ा चर्चा हो गया, परिचय हो गया। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा समझेंगे। पीरियोडिक टेबल के हर एक एक तत्व के बारे में हमको पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो हम कहेंगे इसमें जो हमारे पास क्या है, हमारे बुक में जो आते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं, जो आधुनिक वर्गीकरण होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में माना जाता है कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें कहा जाता है कि 92 यूरेनियम तक, 92 तक क्या है आपके जो तत्व हैं प्रकृति में पाए गए, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी द्वारा, मनुष्यों द्वारा या हम कहेंगे व्यक्तियों द्वारा किसी तरीके से प्रकृति में खोजा गया, पाया गया है। लेकिन 92 के बाद जो 118 तत्व हैं वह मानव द्वारा क्या किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो हम कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, आप सुनेंगे वर्ग, ग्रुप नाम सुनेंगे, उनके बाद ब्लॉक के बारे में सुनेंगे, और उसके बारे में सुनेंगे आवर्त के बारे में, पीरियड के बारे में सुनेंगे आप। तो आवर्त सारणी में अगर हम कहें
हाँ, तो केमिस्ट्री क्या है कि हम पढ़े हैं कि जल मेरा क्या है, हाइड्रोजन इस तरीके को होता है कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप में पहले आपको तैयार करते हैं। हाइड्रोजन अपने को तैयार करता है और ऑक्सीजन अपने को तैयार करता है। तब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अपने को तैयार करते हैं तब हमारा जल का निर्माण होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम जैसे बताए थे इधर कि ऑक्सीजन का क्या काम होता है, जलने में सहायक होता है, और हाइड्रोजन का क्या काम होता है, जलाता है। तो जब दोनों मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो वह बनाते हैं जल। जो जल का क्या काम होता है, बुझाना। लेकिन जल में कोई एक ऐसा है तत्व, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तत्व की बात करेंगे तो वह उनको जल में या उनके संपर्क में या उनमें या उनके नमी के कारण जब उनके पास हो जाते हैं तो ऐसा घटना होता है कि वह आग लगा देते हैं। जैसे सोडियम की बात करें हैं कि सोडियम अगर पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, आग लगा देगा, विस्फोट कर देगा। ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए कौन आएगा, कैरोसिन आएगी, जो मिट्टी के तेल। तो मिट्टी का तेल क्या काम होता है कि आग लगाना होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो आग लगाने का काम होता है उसका, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, बुझाना। तो केमिस्ट्री यही है कि ट्राई, तो आप केमिस्ट्री को जितने बार ट्राई करेंगे उतने ही अभ्यास होंगे, उतने अभ्यास होने की वजह से आपको अच्छे से आएंगे। और केमिस्ट्री क्या करती है, पल पल भर में क्या करती है, अपने को बदलती है। ठीक है, तो आगे जैसे देखते हैं कुछ चीजें ऐसे हैं जिनके बारे में, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं, आप इस ऑक्सीजन को जानते हैं और इस ऑक्सीजन को जानते हैं और इस ऑक्सीजन को जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसे भी कि यह क्या है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक परमाणु कहा जाए, ऑक्सीजन का एक परमाणु इस तरीके का है। तो ऑक्सीजन का जब एक परमाणु है तो यह परमाणु को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु को कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। क्या कहेंगे, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन कहेंगे, या इसको बोलेंगे नेसेंट गैस। क्या बोलेंगे, नेसेंट गैस, या शिशु, जो हम कहेंगे ऑक्सीजन का शिशु जो है, यह बच्चा है ऑक्सीजन का, नवजात है शिशु ऑक्सीजन का। इसका क्या काम होता है, इसका कार्य क्या होता है, रंग उड़ाना। ठीक है, रंग उड़ाना, किसी का रंग उड़ाना, ये क्या है, ऑक्सीजन का काम है, जो एक नवजात है। अभी सोचिए कि यह छोटा है, इतना शिशु है, इतना छोटा है, इतना बच्चा है, किसी का रंग क्या कर रहा है, उड़ा दे रहा है। अब सोच लीजिए कि इस ऑक्सीजन का क्या काम है, तो इस ऑक्सीजन को हम कहेंगे एक परमाणु नाम देंगे। और इस ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, तो इस ऑक्सीजन का क्या काम है, इसमें हम कहेंगे तो दो परमाणु हैं। इसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, जो हम कहेंगे कि इसको बोलते हैं प्राण तत्व। क्या कहते हैं, प्राण तत्व कहते हैं, क्योंकि यही तो हम लोग लेते हैं। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होते हैं 21% जो होते हैं समथिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन में जाएंगे, ब्लड में सर्कुलेशन की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। जो इस ऑक्सीजन का काम होता है, क्या काम होता है, ऑक्सीकरण करना। कहां पर ऑक्सीकरण करना, जैसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन केंद्र होता है, वहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। और हमारे हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जाएंगे तो ऑक्सीजन का उसमें परिवहन होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं, छानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो यह प्रक्रिया होता है इस ऑक्सीजन के बाद। अगर हम कहें वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वह कौन सा ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वह समुद्र, जो हम कहेंगे समुद्री जो जीव होते हैं, जो समुद्र होते हैं, समुद्र में के ऑक्सीजन जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली आपकी क्या है, उस किस ऑक्सीजन को लेंगे, तो समुद्र के क्या है, समुद्र के जो जल होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन होता है उनको मछलियां लेती हैं। तो हम कहेंगे कि समुद्र में जो ऑक्सीजन होते हैं वो कितने होते हैं, 23% होते हैं। तो समुद्र में जो ऑक्सीजन मछलियां जो जीव लेते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वह आपको अगर हम बता दें तो वह 23% ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे मछली वायुमंडल के ऑक्सीजन को नहीं ले सकती है, जब मछली वायुमंडल के ऑक्सीजन को लेगी तो वह क्या करती है, मर जाती है। तो ऑक्सीजन तो वही है, ऑक्सीजन तो वही है, लेकिन इसका व्यवहार क्या है, इसका देखिए तरीका क्या है। अभी केमिस्ट्री है क्या,
अभी हम बताए हैं कि पल पल भर में क्या होती है, बदलती है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, वायुमंडल के जो ऑक्सीजन है हम लोग लेते हैं, लेकिन जो जल के जो समुद्र के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है हम लोग लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। उसी तरीके से जो समुद्री जीव होते हैं, अगर हम बात करेंगे मछली वायुमंडल के ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो वही है, लेकिन वायुमंडल के ऑक्सीजन को जलीय जीव नहीं ले पाएंगे। जलीय ऑक्सीजन को जो पृथ्वी पर जो स्थल है वाले जीव हैं वह समुद्री जल ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन तो वही होते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे, इसका काम तो यही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे इस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ओजोन बोलेंगे। क्या, ओजोन गैस बोलते हैं, ओजोन गैस। ठीक, ओजोन गैस बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु। 3 परमाणु, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और इसका क्या काम है, यह आपका क्या है, एक जहरीली गैस। क्या, जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। ठीक है, जहरीली गैस है, जो हम कहेंगे कि एक जहरीली गैस है, लेकिन इसकी गंध होती कैसे है, तो आपसे हम कहेंगे सड़े मछली की तरह। क्या, सड़े मछली की तरह। सड़े मछली की गंध जो होती है, जो गंध होती है वह कैसी होती है, तो ओजोन गैस जैसी होती है। तो अगर हम कहेंगे ऑक्सीजन, ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन गैस, ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, क्या है, एक ओजोन परत है, जो समताप मंडल के ऊपर वाला जो परत होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, ओजोन परत कहते हैं। जो यह हम लोग को क्या करती है, यह हम लोग का सुरक्षा करती है। जैसे हम कहें कैसे, तो ओजोन परत जो होता है, इस तरीके के जो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जो हम कहेंगे यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होगी, यूवी जो होंगी, यूवी जो अगर हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, हम कहेंगे कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणों के माध्यम से आते हैं, तो यह ऑक्सीजन क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। क्योंकि हमारे तक आएगी तो यह पराबैंगनी किरणें क्या करती है, हमको यह नुकसान करती है। जो हमारे क्या करते हैं, जो नवजात पृथ्वी पर जो नवजात शिशु जो जीव होते हैं उनको बहुत ज्यादा यह क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उनको कहा जाता है कि जब अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं, जैसे आप सुने होंगे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब लगते हैं, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि गर्भवती जो होते हैं या जो पशु होते हैं उस तरीके के, तो उनको क्या किया जाता है कि इन किरणों से सुरक्षा प्रदान कराया जाता है। क्योंकि वह नवजात शिशुओं जो होते हैं, जो नवजात पौधे होते हैं, जो नवजात कोई कोमल चीजें होती हैं, जो कोमल परतें होती हैं, जो कोमल चीजें होती हैं, उनको क्या करती है, डायरेक्ट इफेक्ट करती है, डायरेक्ट प्रभाव डालता है। इसीलिए हमारा क्या है, ओजोन पर जो होते हैं इनको क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। और रोकता है तो हमारी सुरक्षा होती है। और जो हम कहेंगे कि यह अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, कि जो वेल्डिंग जो हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग जो होते हैं उनमें से यह अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो कि कहा जाता है, सलाह दिया जाता है कि वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति दस्ताने और चश्मे और मास्क का यूज करके ही काम करें। क्योंकि वह पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती हैं, क्योंकि वह स्किन और चेहरे की स्किन को क्या करते हैं, बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, ये सभी कोशिकाएं बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, जिनकी वजह से क्या कहा जाए कि उनको क्या करते हैं, क्षति कर देते हैं, जला देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमारे क्या है, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के बारे में क्या है कि जैसे यही ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन है, रंग उड़ाता है, किसी भी कोमल चीजों का या किसी भी चीजों का रंग उड़ा देता है। और इस ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन ही है, यह क्या करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करती है, जो वायुमंडल और समुद्री जो जीव होते हैं उनको लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन का काम अलग था, इस ऑक्सीजन का काम अलग हुआ। और यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो हो गए, तो ऑक्सीजन आपका ओजोन बन गया। जो ओजोन बन गया तो यह इसका काम अलग हो गया। हम कहेंगे यह एक जहरीली गैस है
और यह सड़े मछली की गंध जैसी होती है। जहां पर मछलियां बहुत होती हैं, मरती हैं, जो सड़ जाती हैं समुद्र के किनारे, तो वहां पर क्या होती है, गंध होती है, यह ओजोन गैस। और एक काम का है, जैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। क्या 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप जरा याद रखिएगा कि ओजोन के बारे में आप समझ रहे हैं, तो ओजोन के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के बारे में क्या जाने कि ऑक्सीजन जब नवजात रहेगा तो इसका काम अलग है, इस ऑक्सीजन का काम अलग है, इस ऑक्सीजन का काम अलग है। यही केमिस्ट्री है। क्या है कि देखिए, जहां जहां पर रूप बदलेगी वहां वहां पर उसका काम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही केमिस्ट्री है। तो आइए हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल से, जो हम एक वर्ग के पूरे जितने डिटेल तत्व होंगे, 7 तत्व, उनके बारे में पूरे डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे आवर्त सारणी की बात करेंगे। तो आवर्त सारणी में अगर हम बात किए, तो आवर्त सारणी में अगर हम कहें तो आपके कितने आवर्तों की संख्या कितनी होती है, आवर्तों की संख्या जो होगी, आवर्तों की संख्या जो होती है 7 होती है। और वर्गों की संख्या जो होगी, वर्गों की संख्या जो होती है हम कहेंगे 18 होगा। जो यहां हम आपको कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बने हैं उनकी बात करेंगे कि आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होगी। तो हम एक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, पहले वर्ग का नाम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो हम कहेंगे एक वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो पहला वर्ग क्या आता है, जैसे हम पहला तत्व कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब हीलियम उधर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, अब यहां पर क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आपका क्या हुआ, एक लाइन, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको आप तैयार कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में आप पोएम जैसे, कहानी जैसे याद कर सकते हैं। क्या, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इस तरीके से आप एक लाइन याद कर सकते हैं। और यह आपका पहला वर्ग कहलाएगा। जो हम कहें पहले वर्ग में यह तत्व होते हैं, फर्स्ट वर्ग में आपके यह तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। इनको बोलेंगे कि पहले आवर्त में आते हैं। और यह क्या होता है, दूसरा आवर्त का, यह आपका तीसरा आवर्त का, यह आपका चौथा, यह आपका पांचवा और यह छठा, और यह होता है 7 आवर्त। 7 आवर्त ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो यह सभी इतने तत्व हैं, तो इनके तत्व के एक तत्व के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरे 7 तत्व के बारे में आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे हम बना देंगे, आपके केमिस्ट्री के पार्ट्स अलग अलग बना देंगे, जो पीरियोडिक टेबल के सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे हम। तो हाइड्रोजन इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन जो है, तो पहले इसको हम कहेंगे कि हाइड्रोजन से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन की पहले खोज कौन किया। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज तो पहले केवेंडिश ने, हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो अगर हाइड्रोजन की खोज सबसे पहले कौन कहा, तो हम कहेंगे, यह एग्जाम में आता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, इसलिए हम बता रहे हैं। जो देखे, जो पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो आने की संभावना होती है उनके बारे में। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला क्वेश्चन आपका हो गया क्या, हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हम कहेंगे केवेंडिश ने। दूसरा बात करेंगे हम, हाइड्रोजन से संबंधित है, तो हाइड्रोजन का दूसरा क्वेश्चन हम कहेंगे, हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा तत्व। क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। अच्छा, आवारा तत्व क्यों कहते हैं इसको,
बात समझते चलेंगे, डिटेल में हम समझेंगे। तो आवारा तत्व किसे क्यों कहेंगे हाइड्रोजन को? तो हाइड्रोजन एक ऐसा है एलिमेंट्स, बात करेंगे तत्व, कि यह पहले वर्ग में भी रहने का गुण रखता है और यह 17वें नंबर के वर्ग में रहने का गुण रखता है, क्योंकि यह द्वैत प्रकृति का है। क्या है? हाइड्रोजन पूछता है कि कितने प्रकृति का है? द्वैत प्रकृति के। क्या? द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति के होते हैं। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ? यह प्लस चार्ज भी व्यवहार करेगा और माइनस चार्ज भी। जब इसके साथ कोई, अगर जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन तो ऋणात्मक है, तो जब यह हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यह चार्ज क्या कर लेगा? प्लस चार्ज का व्यवहार कर लेगा। ठीक है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि यह माइनस का चार्ज का गुण रखता है, तो इसीलिए प्लस चार्ज का भी गुण रखता है और माइनस चार्ज का भी गुण रखता है, तो इसलिए हम इसको कहा जाता है क्या? कि हाइड्रोजन कितने प्रकृति का होते हैं? तो द्वैत प्रकृति का होता है। ठीक है। और यह क्या होता है कि इसे हम कहते हैं आवारा तत्व। ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे हम हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या होगा? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हम पांचवा बात करेंगे, तो हाइड्रोजन को देखिए, आवारा तत्व तो हो गया, इसकी खोज किसने की? कैवेंडिश। द्वैत प्रकृति का होता है, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ठीक है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप से मतलब क्या होता है? समस्थानिक। समस्थानिक जो होगा आपका क्या होगा? समस्थानिक का मतलब होते हैं टॉप्स, जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो हम कहेंगे कि 1H1, ठीक, ये पहला हुआ, 1H2 यह आपका दूसरा हुआ, और 1H3 ये इसे हम कहेंगे तीसरा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो हम कहेंगे 1H1 और ये 1H2 1H3, इनका नाम क्या होता है? जैसे 1H1 का मतलब क्या हुआ? प्रोटियम। प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम इसको बोलेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोटियम। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ऐसे पी से दिखा सकते हैं, प्रोटियम। ठीक। उसके बाद इसको क्या कहेंगे? 1H2 को कहेंगे क्या? 1H2 को बोलेंगे क्या? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोलेंगे, ड्यूटेरियम। इसको डिनोट करेंगे किससे? डी से बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम कहेंगे 1H3, तो 1H3 को क्या बोलेंगे हम? इसका नाम है ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम इसको बोलेंगे क्या? कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। मतलब हम कहेंगे कि 1H1 जो है आपका होता है क्या? प्रोटियम, और 1H2 जो होता है ड्यूटेरियम, 1H3 जो होता है ट्राइट्रियम होते हैं। तो इनमें हम कहेंगे, अब कितने क्वेश्चन होंगे? जब 5, अभी इससे 5-10 क्वेश्चन होंगे। क्या? 5-10 क्वेश्चन होंगे। तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या है, इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। तो अब आगे हम क्या है कि आगे बात करेंगे, इसको पूरा स्क्रीन को हम मिटा देंगे। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, तो आगे हम बात करेंगे कि जैसे आप पढ़े हैं क्या कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का क्या क्या नाम है? हाइड्रोजन के फर्स्ट समस्थानिक होते हैं क्या? प्रोटियम, जिनको कहा जाता है हम कहेंगे कि 1H1, ठीक, और इनको बोला जाता है पी से दिखाया जाता है। 1H2 इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसे डी से दिखाया जाता है। और 1H3 जिनको बताया गया टाइट्रियम, इनको टी से दिखाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया गया। तो समस्थानिक या आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको कहा जाता है क्या? आइसोटोप्स या यहां पर आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स या समस्थानिक बोला जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। तो आप पढ़े हैं कि आइसोटोप्स या समस्थानिक के होते क्या हैं?
तो जिनके परमाणु क्रमांक, यह क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं वह आपके होते हैं क्या, आइसोटोप्स या समस्थानिक। अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि इसे कहते हैं प्रोटॉन, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और इसे बोलते हैं परमाणु भार। यह क्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक, परमाणु भार, और इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन बोलते हैं। तो हम कहेंगे जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, देखिए एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक या हम कहेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे। जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। किन्हीं तीनों तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किन्हीं अगर कहा जाए समस्थानिक के गुण क्या है, तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या आप पढ़ के गए हैं भैया, क्या आप पढ़े हैं क्या कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें समान होती है या परमाणु क्रमांक जिनमें संख्या समान होती है वह समस्थानिक या आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन यहां तो हम कहेंगे कि आ गया क्वेश्चन कि प्रोटॉनों की संख्या जिनमें समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या जिनमें समान होगी वह आपके समस्थानिक होगा, तब तो आप तो चले गए, मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहां पर गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन के इस तरीके से होते हैं, जो देखिए यहां पर क्या है, जो 1H1 जो लिखा है इसका मतलब जो पैर में होते हैं, क्या यह पैर में होते हैं, तो इनको इस तरीके से दिखाया जाता है। जो पैर में होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक होते हैं। जो सिर्फ होते हैं, जो सिर्फ होते हैं उन्हें ए से दिखाया जाता है, जिनको कहा जाता है परमाणु भार। तो इनमें परमाणु भार क्या है, अलग अलग, इनमें परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तब यह आपका क्या कहलाएगा, समस्थानिक भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस हाइड्रोजन में मतलब प्रोटियम में कहा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0, क्योंकि एक फार्मूला होता है आपका ए बराबर क्या होगा, परमाणु भार, क्या परमाणु भार, अब प्लस क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना होगा आपको, तो परमाणु भार में से क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना होगा तो प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 मानी जाती है। या केवल आपसे क्वेश्चन कर देगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन केवल बोला है तो यह हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहां पर इस तरीके से बोल देगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनमें अलग अलग होगा, ठीक है। देखते हैं तो यह कैसे आएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो n बराबर क्या होगा, परमाणु भार कितना है, 1, यहां पर a हो जाएगा, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसमें ड्यूटेरियम में कहेंगे तो ड्यूटेरियम में कितना होगा, ड्यूटेरियम में अगर हम कहेंगे तो यहां पर 2 है, तो यहां पर हम कहेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर 2 हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो हम बात करेंगे यहां पर, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक कि यह हम सोच रहे हैं, जहां तक कि इस तरीके से समझाएं। आपको केमिस्ट्री आप बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटियम में कहा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0, या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 और ट्राइटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होते हैं। और अगर कहा जाए तो यह आपका काम करता है रेडियो एक्टिव तत्व की तरह,
रेडियो सक्रिय तत्व अगर कहा जाए या रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करेंगे तो यह होते हैं यहां पर 1s3 जिसको बोलते हैं टाइट्रियम। टाइट्रियम से कहा जाए तो कौन सी किरणें, इससे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो कि अल्फा किरणें बीटा किरणें निकलती हैं। तो यहां से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो आपकी बीटा किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। जो हम कहें टाइट्रियम से, आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक मतलब टाइट्रियम से कौन से कण उत्सर्जित होते हैं, तो कौन से कण है, बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, और यह रेडियो एक्टिव तत्व है, एक सक्रिय तत्व है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहां पर इनके ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा आप मिटा, स्क्रीन ले लीजिए। अब यहां पर देखेंगे कि आप इसका जब आप हाइड्रोजन प्रोटियम जिसको हम कहे हैं, तो प्रोटियम की बात करेंगे तो प्रोटियम से आप जब बनाए हैं, प्रोटियम के ऑक्साइड जब होंगे तो H2O बनेगा, आपका जल बनेगा। ठीक, और हम बात करेंगे यहां पर ड्यूटेरियम, इसको P से डिनोट करते थे, यहां पर D से डिनोट। तो ये प्रोटियम को हाइड्रोजन माना जाता है, तो हम कहेंगे H2O बनता है। और हम कहेंगे इस हाइड्रोजन से 1s2 से बनेगा क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे हैवी वाटर या भारी जल। क्या कहते हैं, भारी जल। भारी जल इसको बोलते हैं, या हम कहते हैं गुरु जल। गुरु जल बोलते हैं, या हम कहते हैं भारी जल बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो बना है यहां पर, और यहां पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो बना है इस तरीके से, और टाइट्रियम ऑक्साइड का नहीं बनता है क्योंकि वह रेडियो एक्टिव तत्व है, उससे बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन का कहा जाए तो इसका भार अगर हम कहा जाए तो इसका भार कितना होता है, 18। लेकिन इसका भार अगर कह दिया तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20 होगा। भारी जल या हैवी वाटर, हैवी वाटर अगर हम कहें, हैवी वाटर की बात करेंगे तो हैवी वाटर की बात करेंगे D2O। तो D2O का भारी जल का अगर कहा जाए, भारी जल का परमाणु भार कितना होगा, 20 होगा, और हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन या प्रोटियम के ऑक्साइड का बना है तो कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आएगा। और आपसे पूछेंगे नॉर्मल जो जल है, यह जब नॉर्मल जल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, BP। बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहेंगे BP कितना होगा, तो इसका BP होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, खौलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे यह खौलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका अगर हम कहें बॉइलिंग पॉइंट BP कितना होगा, इसका BP आपका होगा कितना, 101.4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, भारी जल खौलने लगता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे इस जल का यूज तो हम पीने के योग में करते हैं, इसका हम यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं, क्या, पीने के, नहाने, हर चीज, हर काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग आता है कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, D2O का कहां यूज किया जाता है। तो ये एक और क्वेश्चन हो जाए, भारी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात कहेंगे, महाभिव्यायी अगर कहा जाए तो यह क्वेश्चन है कि भारी जल का यूज कहां किया जाता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है अगर बात करेंगे तो यहां पर इसका यूज कहा जाता है क्या, मंदक के रूप में। क्या, मंदक के रूप में कहा जाए, और कहा, नाभिकीय रिएक्टर में। कहा, नाभिकीय रिएक्टर में अगर हम बात करें, नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगर हम कहें, अंग्रेजी के बच्चे क्या हैं, अगर अंग्रेजी में समझना है तो अंग्रेजी में कैसे आते हैं, मॉडरेटर। क्या, मॉडरेटर का मतलब ही हुआ क्या कि आपसे पूछेगा भारी जल का मॉडरेटर के रूप में कहां इस्तेमाल किया जाता है, या परमाणु भट्टियों में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो किस तरीके से, मॉडरेटर, या हम कहेंगे मंदक के रूप में। जो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गतियां जो होती हैं उनको गति को धीमी गति बनाने के लिए ही किया जाता है, क्या, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बात करेंगे तो यहां पर आप समझ लेंगे कि भारी जल का खोज किसने किया है, तो भारी जल का खोज यूरे ने किया है। क्या, यूरे एक साइंटिस्ट था, वही भारी जल का खोज किया है। तो आप तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक, और इस तरीके से हाइड्रोजन के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बनाएं। और एक आध क्वेश्चन जैसे हाइड्रोजन के हैं, इसको थोड़ा आप स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे, एक और हाइड्रोजन से क्वेश्चन आता है, वो है इंपॉर्टेंट है वो भी, तो इसको हम देखेंगे क्या। तो अगर आप जानते हैं कि क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूरे क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे इसी में, तो जैसे आप देखते हैं कि नाम सुने होंगे हाबर विधि, क्या हाबर विधि या हैबर विधि कहा जाता है, हैबर विधि या हाबर विधि कहा जाता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब रिएक्शन करते हैं, यहां पर कैसी क्रिया होती है, अमोनिया गैस बनाने की विधि है क्या, हैबर विधि या हाबर विधि। यहां उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया, अमोनिया, पूछता है कि अमोनिया का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब मिलाते हैं तो यहां पर बनेगा क्या, आपका अमोनिया गैस NH3 बनेगा। और इसको जब हमको संतुलित करना है, तो संतुलित करना है तो यहां पर क्या कर देंगे, हम 2 लगा देंगे, और 2 नाइट्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहां पर 3 कर दीजिए, यह क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। और इसको कहा जाए तो अगर हम कहें 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है, और एटमॉस्फेरिक यूनिट जो होता है, एटमॉस्फेरिक यूनिट जो होता है, कितना वायुमंडलीय दाब जो होता है, 200 के आसपास होता है, 200 के लगभग आसपास होता है। तो हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण होता है, तो इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, पूछता है कि अमोनिया के हैबर विधि बनाने में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो हम कहेंगे यहां पर उत्प्रेरक का कार्य करता है आयरन, क्या, आयरन की बात करेंगे, लोहा, ठीक है। और हम कहेंगे वर्धक का कौन काम करता है, तो वर्धक का काम करता है आपका मोलिब्डेनम, क्या, हैबर विधि में, क्या, हैबर विधि में अमोनिया बनाने का निर्माण होता है, जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन के वजह से उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण होता है, जो हम कहेंगे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह प्रक्रिया होती है, और वायुमंडलीय दाब आपका होता है कितना, 200। और इसमें वर्धक का काम कौन करता है, वर्धक का काम करता है मोलिब्डेनम, उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो हम कहेंगे आयरन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि अमोनिया हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, आपका आयरन करेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, आपका यह पहला तत्व था जिनके बारे में इतना हम डिस्कस किए, जो इससे हाइड्रोजन से क्वेश्चन आते हैं, और हाइड्रोजन के क्वेश्चन बहुत से हैं, लेकिन यहां पर हम हर क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा यहां पर। अब जब वहां पर का टॉपिक होगा तो हम जान रहे हैं कि कहां से कहां कौन टॉपिक हमको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहां तक अब बस क्या है कि हाइड्रोजन के बारे में। अब दूसरा तत्व आपका क्या था, लिथियम की बात करेंगे, क्या, हमारे तो हो गए, हमारे लिए की बात करेंगे, क्या, लिए की बात करें मतलब लिथियम, ठीक है। लिथियम की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि लिथियम क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 3, और इसका भार अगर हम कहें तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम एक ऐसा तत्व है, इससे क्वेश्चन आता है कि लिथियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे हल्का धातु है, क्या, सबसे हल्का धातु माना जाता है कि लिथियम सबसे हल्की धातु है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, सबसे हल्की मेटल्स, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु का नाम क्या है, तो आप बताएंगे क्या, लिथियम, लिथियम, क्या बताएंगे, लिथियम, जो हम कहेंगे सबसे हल्की धातु है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं जो आपके क्या है घरों में है कोई, इसको याद कैसे कर सकते हैं कि जो आपके घरों में कैसे कोई भी है जो सबसे हल्का है उसका नाम रख दिया है लिथियम, इधर बुलाएंगे क्या, लिथियम, 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 ऐसे बोलेंगे आप खुद याद हो जाएगा। लिथियम क्या है, सबसे हल्का धातु, मतलब आपके घर में जो सबसे हल्का है उसका नाम बुलाकर आप कहिए, उसका नाम रख दीजिए लिथियम, क्योंकि वह क्या है, सबसे हल्का है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो हम कहेंगे लिथियम है, ठीक है। यहां पर इस तरीके का हो गया, जो लिथियम के बारे में आप समझ गए कि लिथियम सबसे क्या है, हल्का धातु है। इसके बाद दूसरा तत्व है, इससे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है, सबसे हल्का धातु, और यह क्या है, लिथियम की बात करेंगे तो अगर हम कहेंगे लिथियम सबसे हल्का तो धातु है, लेकिन यह क्या है कि हल्का पीले, जब इसको काट देंगे खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो यह क्या है, चमकीला है,
यह सबसे चमकीला भी अगर कहा है तो सबसे चमक भीदार वाला धातु है। और इसको अगर ऐसे खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो हल्के कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम कहेंगे हमारे लिए ना। ना का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सोडियम। क्या हुआ इसका नाम, सोडियम। तो सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम क्या है, तो हम कहें सोडियम से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन की बात हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को कहां रखा जाता है। क्या सोडियम को कहां रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। क्या, केरोसिन में, केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अभी हम आपको शुरू में बताए हैं कि सोडियम एक ऐसा है कि जो अगर इसको केरोसिन में नहीं रखा जाए या पानी में रखा जाएगा तो यह विस्फोट कर देगा, आग लगा देगा। फिर इसको बुझाने के लिए कौन आएगा, तो केरोसिन। इसीलिए सोडियम को कहां रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। और पूछा जाता है कि सोडियम क्या है, एक पनीर के थक्के जैसे है। क्या है, अर्धठोसी द्रव है, धातु है। कैसा है, अर्धठोसी है धातु। जो हम बात करेंगे कि सोडियम क्या है, इसका क्या होता है कि सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काटा जा सकता है या चाकू से काट सकते हैं, तो यह पनीर के थक्के जैसा होता है, इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम होते हैं। और सोडियम के बारे में अगर हम एक बात करेंगे कि इससे एक संबंधित एक होता है क्या, कि एक कंपाउंड होता है जो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यह एग्जाम में नहीं आता है, आता कौन एग्जाम में है, कास्टिक सोडा। क्या, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपका क्या होगा, कास्टिक सोडा। कास्टिक का मतलब क्या होता है, काट देने वाला। क्या, कास्टिक का मतलब क्या होता है, काट देने वाला। जैसे हम कहेंगे कास्टिक सोडा, एक कास्टिक का मतलब हुआ OH, सोडा का मतलब हुआ सोडियम। कास्टिक सोडा मतलब काट देने वाला, हाथों को क्या करेगा, काट देगा। जैसे क्या है, कास्टिक सोडा का निर्माण कहां किया जाता है, अगर हम बनाने का प्रयोग करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं, कपड़ा धोने में, अरे साबुन बनाने में। क्या होता है, साबुन बनाने में करते हैं कास्टिक सोडा का, साबुन बनाने में करते हैं क्या, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा का यूज कहां किया जाता है, तो साबुन बनाने में। जो क्या होती हैं, घर पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वो क्या करते हैं, कपड़े को भी धीरे धीरे काट देते हैं, तो इसीलिए कहा गया कास्टिक सोडा। कास्टिक का मतलब क्या होता है, काट देने वाला। तो हम कहेंगे कास्टिक सोडा क्या है, आपका यही आएगा ही, कास्टिक सोडा क्या है, तो कास्टिक सोडा मतलब है NaOH। ठीक, आगे हम बात करेंगे। आगे आपका है क्या, इसको क्या कहेंगे, हमारे लिए ना करो। करो का मतलब क्या हुआ यहां पर आपका, करो का मतलब हुआ पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पोटेशियम इसका भी एक कंपाउंड होगा। कंपाउंड क्या होता, कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक पोटास। तो इसका फार्मूला हो जाएगा KOH। क्या होगा, KOH होगा, जो इसको बोलते हैं क्या, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। कास्टिक का मतलब यह हुआ OH, आपका OH जो हुआ, कास्टिक का मतलब हुआ पोटास। और यह कास्टिक पोटास का यूज कहां किया जाता है, साबुन बनाने में ही। क्या, साबुन बनाने में ही किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है कास्टिक पोटास का भी। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि कास्टिक सोडा जो है, सोडा का भी साबुन बनाने में करते हैं, कास्टिक पोटास का भी करते हैं। तो अच्छे क्वालिटी का जो साबुन बनता है आपका, उसमें यूज किया जाता है कास्टिक पोटास का। और जो घटिया क्वालिटी का जो साबुन होता है, उसको बनाने में कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा। और सोडियम, यहां पर अगर हम कहेंगे तो पोटेशियम की बात भी करेंगे, तो पोटेशियम भी एक ऐसा धातु है जिसे क्या कहा जाता है, कहां पर रखा जाता है, केरोसिन में। इसे भी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे आपका क्या, रुबिडियम।
क्या, हमारे लिए ना करो रब। आगे आप पढ़ेंगे क्या, रब। इसका स्क्रीन ले लीजिए, क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे क्या, रब के बारे में। ठीक है, आगे देखिए। तो इससे पहले रब के बारे में से आपसे बताने से पहले क्या है, रुबिडियम के बारे में बताने से पहले आपको एक चीजें बता देते हैं कि रुबिडियम से पहले क्या है, आप लिथियम और क्या है, एक क्या है लिथियम, तो लिथियम है कोई, तीन मेरे पास है क्या, लिथियम एक है और एक क्या है सोडियम है। ठीक है, तो इस तरीके से हैं तीन लोग। तो मेरे पास क्या, पोटेशियम और क्या इस तरीके से है। ठीक है, तो एक है लड़का क्या है लिथियम, एक है क्या सोडियम, एक है क्या पोटेशियम। ये 3 इडियट है क्या, 3 पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे इडियट हैं जिनको चाकू से आसानी से क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्या, आसानी से चाकू से काटने वाला धातु कौन है, कटने वाला धातु कौन है, तो हम कहेंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम। और इन तीनों को कहा जाए तो कैरोसिन में रखा जाता है। कहा, कैरोसिन में बात करेंगे, कैरोसिन में रखा जाएगा, मिट्टी के तेल में। अगर हम जल में रखेंगे इसको क्या, H2O में रखेंगे तो आग लगा देगा। क्या करेगा, आग लगा देगा। और जब आग लगा देगा तो यह तीनों जब आग लगा देंगे इस तरीके से, तो इनको कौन बुझाने आएगा, तो कौन बुझाने आएगा, तो यही आपका क्या आएगा, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल इनके ऊपर, तीनों के ऊपर क्या किया जाएगा, छिड़क दिया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, बुझ जाएंगे। ऐसे जहां भी जल से रिएक्शन किया या जल में इसको रखेंगे तीनों को, तो यह क्या करेंगे, आग लगा देंगे। और इनके ऊपर मिट्टी का तेल जब छिड़क देंगे तो यह क्या हो जाएंगे, आग को बुझा देंगे। इसीलिए तीनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अब तीनों के बारे में समझिए। अब आगे क्या है, रुबिडियम के बारे में समझेंगे। आगे देखिए, रुबिडियम एक ऐसा धातु है, यह क्या है, पहले वर्ग के जितने भी आपको हम बता रहे हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यह क्या है, क्षार धातु इनको कहते हैं, क्षार धातु वाला वर्ग। क्या कहा जाता है इनको, क्षार धातु वाले वर्ग। फर्स्ट ए को कहा जाता है क्षार धातु का ग्रुप या समूह कहा जाता है, ग्रुप या समूह कहा जाता है। तो हम कहेंगे क्षार धातु का ग्रुप है फर्स्ट ए, इसलिए इसको क्षार धातु बोलते हैं कि ये सभी क्षार धातु में आते हैं। तो रुबिडियम अगर हम कहें रब की बात करेंगे, रुबिडियम रब, इसका नंबर क्या होता है 37। अगर हम बात करेंगे कि एक रब है, क्या है रब, क्या मतलब, हम कह सकते हैं रूबी भी है, यहां पर रूबी नाम भी ले सकते हैं आप। तो रूबी के हाथ में क्या है, एक तरीके की अगर हम कहेंगे तो अंगूठी है, क्या है, एक क्या है 37 करोड़ की अंगूठी है, जो हम कहें बहुत महंगी है। अगर बहुत महंगी है तो अगर हम कहें इसका यूज क्या है, कहां पर है, तो कहेंगे कि रूबी के हाथ में क्या है कि 37 करोड़ की अंगूठी है और यह क्या है, हम कहेंगे कि यह बहुत महंगी है। तो इसका यूज कहां किया जाएगा, तो परमाणु घड़ी बनाने में। क्या, परमाणु घड़ी के निर्माण में, परमाणु घड़ी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाएगा, रुबिडियम का किया जाएगा। और हम कहेंगे ये परमाणु घड़ी में क्या किया जाता है, टाइम बहुत फास्ट भागता है। क्या, टाइम बहुत फास्ट भागता है, लगभग 90 लाख की स्पीड से भागता है। तो हम कहेंगे कि यहां पर परमाणु घड़ी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, रुबिडियम का किया जाता है। और उस घड़ी में क्या किया जाता है, उस घड़ी में टाइम बहुत फास्ट भागता है। ठीक है, और परमाणु घड़ी बनाने में यूज करते हैं। आगे रुबिडियम का आ गया। उसके बाद हमारे लिए ना करो रब से का मतलब क्या हुआ, आप यहां पर सीजियम की बात करेंगे। ठीक है, सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम बात करेंगे तो सीजियम एक ऐसा धातु है, इससे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, यहां पर क्या है थर्ड। अब हम पढ़ते जाएंगे। क्या है सीजियम, सीजियम क्या है, आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा एक धातु है, जो आपसे पूछेगा कि 2 ऐसे धातु, एलिमेंट्स की बात करेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसे कौन से धातु हैं जो हथेली की गर्मी से पिघल जाए। क्या होते हैं, हथेली की गर्मी से पिघल जाए या सीज जाए। ठीक है, पिघल जाए या सीज जाए। तो हम कहेंगे क्या है कि हथेली की गर्मी से, हथेली की गर्मी से पिघल जाने वाले धातु कौन है, तो हम कहेंगे सीजियम। क्या है,
हथेली की गर्मी से पिघल जाने वाले क्या है धातु, अगर हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, हथेली आपके बना दिए, तो इसके ऊपर अगर हम कह दिए तो क्या है, सीजियम। जो सीजियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हथेली की गर्मी से जब हाथों पे लेंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। एक और धातु है जो हम कहेंगे कि सीजियम तो हुआ, इसके बाद अगर हम कहें तो गैलियम भी है, जो हथेली की गर्मी से क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हथेली की गर्मी से पिघलने का मतलब क्या, ये कैसे याद रहेगा, जैसे क्या है कि आज के दौर में क्या हम कह सकते हैं कि जैसे कोई क्लास में बच्चा है, नोट्स उसका पूरा है, तो कोई लड़का उससे लड़का है कोई, तो अगर मान लीजिए हम कहें सीजियम ही है, उसका नाम ही है क्या, सीजियम, तो वह उसका पूरा है नोट्स, और कोई लड़का मांगा तो कहा नहीं नहीं मेरा नहीं है। ठीक है, वह अपना नोट्स कहा तो कहा कि नहीं नहीं मेरे पास नोट्स नहीं पूरा है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी समय अगर कहा जाए कि उसके बाद अगर कुछ समय के बाद ही उसी टाइम पर अगर कोई गर्ल से ही अगर हम कहें कोई लड़की क्या है मांगे, उससे कहे कि थोड़ा नोट्स दे दीजिए, तो यह क्या करेगा, वह पिघल गया। मतलब क्या हुआ, सीजियम तुरंत ही ये क्या हुआ, पिघल गया, उसको तुरंत नोट्स दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हथेली की गर्मी से पिघलने वाला कौन है, जरा सभी वो बोले बस क्या हुआ, तुरंत पिघल गया। तो हम कहेंगे क्या हुआ कि सीजियम कहेंगे कि हथेली की गर्मी से या आपके थोड़ा भी गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा, यह पिघल जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में दो ही ऐसे तत्व हैं जो हथेली की गर्मी से क्या होते हैं या पिघल जाने वाले धातु होते हैं, सीजियम और गैलियम होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, अगला क्वेश्चन अगर हम कहें सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम सबसे कम गलनांक वाला धातु है, सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक वाला धातु अगर हम कहें तो कौन है, सबसे कम गलनांक वाला धातु अगर कहा जाए तो सीजियम है। ठीक है, सबसे कम गलनांक वाला धातु सीजियम है। सीजियम से एक क्वेश्चन और आता है, सबसे ज्यादा आयनिक यौगिक बनाने वाला, सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाने वाला, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, आयनिक यौगिक बनाने वाला यह धातु है, जो हम कहेंगे सबसे आयनिक कंपाउंड बनाने वाला धातु है, यह क्या है, सीजियम। और कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो सीजियम फ्लोराइड बनाएगा। क्या, सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि देखिए सीजियम सबसे क्या है, सबसे नीचे है, जो हम कहेंगे कि सीजियम के ऊपर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या, सबसे ज्यादा धन विद्युती वाला तत्व है, जो हम कहें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला है। उधर 17वें वाले ग्रुप में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आयनिक चार्ज वाला, माइनस ऋणात्मक चार्ज वाला कौन होता है, फ्लोरीन होती है। जब यह दोनों रिएक्शन, दोनों कंपाउंड बन जाएंगे, मिल जाएंगे, तो यह बनाएगा सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड कौन होता है या कौन बनाने का गुण होता है, तो हम कहेंगे सीजियम फ्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं, सीजियम फ्लोराइड होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सीजियम से सबसे ज्यादा धनात्मक वाला कौन है धातु, तो हम कहेंगे सीजियम। यहां पर चौथा क्वेश्चन सीजियम से अगर हम बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा धनात्मक चार्ज रखने वाला या धनात्मक गुण रखने वाला कौन है, तो धनात्मक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन रखता है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है आपका धनात्मक गुण रखता है सीजियम। सबसे ज्यादा आयनिक अगर बात करें, ऋणात्मक बात करेंगे तो फ्लोरीन रखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। अब उसके बाद अगर हम कहेंगे, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऊपर से थोड़ा मिटा रहे हैं हम। ठीक है, देखिए ऊपर से मिटा देना है, और यहां से क्वेश्चन आता है आपका क्या, कि सीजियम का यूज अगर किया जाए, तो सीजियम का यूज अगर हम बात करेंगे तो आपका किया जाता है क्या, परमाणु घड़ी को बनाने में। क्या, परमाणु घड़ी बनाने में अभी हम बताए हैं रुबिडियम भी परमाणु घड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद बताते हैं परमाणु घड़ी बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो परमाणु घड़ी बनाने में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे लिए ना करो रब से तक आप पढ़ लिए हैं। फरियाद आपको बचा है, फरियाद का मतलब क्या है, फ्रांसियम, FR इसको कहेंगे। फ्रांसियम की बात करेंगे, फ्रांसियम
तो फ्रांसियम क्या है, तो फ्रांसियम को आप पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, फ्रांसियम आपका 7वां आवर्त का फर्स्ट तत्व की बात करेंगे, या आखिरी इस वर्ग का फर्स्ट वर्ग मतलब क्षार धातु, बेस एलिमेंट्स का वर्ग जो है आपका आखिरी तत्व है क्या, फ्रांसियम। यह क्या करता है, यह एक बात आप सुन लीजिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप पढ़ेंगे तो जो आखिरी तत्व होते हैं, क्या आखिरी जो तत्व होते हैं, जैसे फ्रांसियम आया आखिरी में, तो यह क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व के जैसा व्यवहार करता है, और हम कहेंगे कि यह रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यह रेडियो एक्टिव तत्व है, तो यहां से अगर हम कहा जाए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यह क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, यहां से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, क्या, यहां से अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि फ्रांसियम जो होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसा व्यवहार करता है, और यहां से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, और इस फ्रांसियम का भी यूज किया जाता है परमाणु घड़ी बनाने में। तो परमाणु घड़ी को बनाने में सीजियम की बात करेंगे, उसके बाद हम फ्रांसियम की बात करेंगे और रुबिडियम की बात करेंगे। तीनों तत्व होते हैं ऐसे जो परमाणु घड़ी का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी को बनाने में किन किन तत्वों का यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे सीजियम, फ्रांसियम और रुबिडियम। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, सीजियम, जो परमाणु घड़ी को बनाने में यूज किया जाता है। अगर तीनों दे देगा तो सबसे पहले किसको मारेंगे हम आंसर, सीजियम को, ठीक है। हाँ, क्या है आखिरी तत्व, क्या है आपका फ्रांसियम क्या है आपका, जब अभी बताए हैं क्या कि जो आवर्त 7 में जो आखिरी तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे या रेडियो एक्टिव तत्व जैसे व्यवहार करते हैं, और इनसे किरणें निकलती हैं क्या, अल्फा बीटा गामा किरणें इस तरीके से निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें इस तरीके से उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। आखिरी तत्व हमेशा आवर्त का आखिरी तत्व होता है। और हम बात कर रहे थे अभी क्या कि जो सीजियम और फ्रांसियम और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, ये तीनों का तीनों प्रयोग होता है परमाणु घड़ी बनाने में, परमाणु घड़ियों का निर्माण करने में सीजियम का और फ्रांसियम का, रुबिडियम का किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो कौन पूछता है, सीजियम सबसे ज्यादा आपसे कहेगा, सबसे ज्यादा कहेगा कि परमाणु घड़ी में सीजियम का उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा अगर आंसर माना जाएगा तो हम कहेंगे तो आपका सीजियम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो फ्रांसियम, अगर सीजियम नहीं रहे तब फ्रांसियम मान लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रांसियम नहीं है तब रुबिडियम मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, सीजियम। आपसे पूछेगा कि परमाणु घड़ी में किसका उपयोग किया जाएगा, तो सीजियम का किया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास क्या है, अगर हम कहेंगे कि केमिस्ट्री है, जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं और तत्वों के बारे में, और उनसे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी पर डिटेल डिस्कस किए हम। अब हम बात करेंगे कि जैसे अब अगले टॉपिक में, अगर केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अगर हम कहें, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर, और उसके बाद अगर हम कहें दूसरे लेक्चर में अगर हम बात करें, यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 की बात करेंगे, तो 1 में आप पढ़ें क्या, क्षार धातु पढ़ें। जो क्षार धातु पढ़ें, क्या पढ़ें आप, क्या पढ़ें, इसके बारे में अगर हम कहें तो पहला वर्ग आता है, पहले वर्ग में फर्स्ट ए में आपका आएगा क्या क्या, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, रब से फरियाद। इस तरीके से जो है हम कहेंगे, इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर क्या होता है, 3 होता है, इसका नंबर 11 होता है, ठीक है, 11 होगा, इसका नंबर कितना होगा, 19 होगा, इसका नंबर आपका क्या हो जाएगा, 37 होगा। अब इसका नंबर कितना होगा, अगर 37 तो हुआ, लेकिन इसमें हम अगर 18 जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, 15, 5 हासिल लगा, 1 3 1 4 1 5, तो सीजियम का कितना हुआ, 55, और इसमें अब क्या करेंगे, 32 जोड़ेंगे, तो 5 2 7 हुआ,
और 5 3 8 87 हुआ। ठीक है, तो हम कहेंगे फ्रांसियम का 87 हो गया। इन तरीके से नंबर है, और हम क्षार धातु के पूरे डिटेल में आपसे पूरे क्वेश्चन के बारे में पढ़े हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि क्षार धातुओं से, जब हम क्षार धातु से अगर हम कहें रिएक्शन कोई भी चीजें कर रहे हैं, इधर के तत्वों से करेंगे, जो हाइड्रोजन के हैं संयोग करेंगे, तो हाइड्रोजन सभी के सभी प्लस चार्ज होंगे, और सिंपल +1 चार्ज, 1 चार्ज रखने वाला गुण होगा। सभी के पास 1 चार्ज गुण रखने वाले होंगे, जो हम कहेंगे हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबीडियम और सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी के ऊपर क्या होंगे, 1 चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात किए हैं फर्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के, और जितने भी तत्व 7 तत्वों के बारे में बताएं, और 7 के तत्वों के बारे में लगभग 50 से 60-70 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, और यहां पर क्या है कि आने की संभावना होती है हर पेपर में। ठीक है, तो आप बस फर्स्ट लेक्चर में इतने ही, और सेकेंड लेक्चर में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, दूसरे तत्व के बारे में, दूसरे वर्ग के समूह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।